नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना संकट में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के बाद अब मधुबनी सदर अस्पताल से ब्लैक फंगस की दवा चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। सदर अस्पताल के दवा भंडार से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की 20 वायल चोरी हो गई है। पुलिस को जानकारी देने के बाद फिलहाल 2 फार्मासिस्ट को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन की जा रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। मधुबनी सदर अस्पताल में ब्लैक फंगस की 20 वायल इंजेक्शन यहाँ दवा भंडार में जो रखा हुआ था, जो इंजेक्शन का जो ये दवा भंडार में जो स्टोर किया गया था, उसमें से 20 वायल गायब पाई गई है। ये मामला जब उजागर हुआ उसके बाद पूरे जो स्वास्थ्य महकमे में या कहें जिला प्रशासन में इसको लेकर हड़कंप बच गया। बाद में छानबीन हुई तो कुछ देर के बाद, कुछ घंटों बाद जो वो वायल थी वो खाली शीशी, जो इंजेक्शन की खाली शीशी तो 20 मिल गई है, लेकिन उसमें दवा नहीं है। बताया जा रहा है कि जो स्टोर कीपर जो समय 2 फार्मासिस्ट थे और एक कोई सीनियर नर्स भी थी, जिनके जिम्मे ये दवा भंडार में वो इंजेक्शन यहाँ रखा गया था। फिलहाल उन लोगों से पूछताछ की जा रही है और ये सदर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा इस मामले में पुलिस में जब शिकायत की गई है तो उसके बाद पुलिस यहाँ से जो 2 फार्मासिस्ट थे जो उस समय यहाँ जो दवा भंडार में या स्टोर में जो थे यहाँ पे, उनमें से 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में लेकर इस मामले की छानबीन कर रही है। और ये काफ़ी गंभीर मामला है। जब जैसे अभी कोरोना के समय में जब काफ़ी ज़्यादा ये कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस की भी शिकायत आ रही है, और इस चीज़ को देखते हुए यहाँ मधुबनी सदर अस्पताल में भी ब्लैक फंगस का इंजेक्शन यहाँ स्टोर किया गया था कि ज़रूरत पड़ने पर मरीजों को दी जाएगी। ऐसे में उसमें से अगर ये 20 इंजेक्शन अगर ऐसे गायब हो गया तो ये सही में काफ़ी बड़ा ये यहाँ जो व्यवस्था है उस पर सवाल उठता है। ऐसे जो मधुबनी के जो सिविल सर्जन हैं डॉक्टर सुनील कुमार झा, उन्होंने इस मामले में ये जो न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा है कि ये पूरी मामले की छानबीन की जा रही है। ये जैसे ही पता चला तो हम लोग एक्शन में आए और परसों शाम को हमको लिखित रूप से उपाधीक्षक साहब ने हमको भेजा इन्फॉर्मेशन। कल उस पर इंक्वायरी सेटअप हुआ, कमेटी बना के इंक्वायरी टीम का रिपोर्ट आया। कमेटी का रिपोर्ट के बाद हम लोगों ने उसका संज्ञान लिया, FIR हुआ और उधर तब तक जिला पदाधिकारी महोदय को भी मालूम हुआ, उन्होंने भी सिविल SDO साहब को भेजा और उसके बाद अभी तो लोग कस्टडी में इंट्रोगेशन चल रहा है। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है और कैसे इंजेक्शन यहाँ से गायब हुआ। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। बिहार में ब्लैक फंगस महामारी का रूप लेता जा रहा है। हालात ये हैं कि पटना एम्स में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए साधारण बेड फुल हो चुके हैं। हालांकि कोरोना वायरस पीड़ित मरीजों के लिए ब्लैक फंगस के वार्ड अभी भी खाली हैं। पटना एम्स में ब्लैक फंगस के नोडल पदाधिकारी प्रशांत कुमार सिंह के मुताबिक ब्लैक फंगस पहले भी था, लेकिन अभी ये विकराल रूप लिए हुए है और पटना एम्स मरीजों को बचाने में जुटा है। जानकारों का कहना है कि शुरुआती दौर में पकड़ में आ जाने पर इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है। पटना एम्स में ब्लैक फंगस के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। कोरोना महाकाल के बाद ब्लैक फंगस एक काल बनता जा रहा है। ऐसे में पटना एम्स में भी सेंचुरी पार कर चुका है ये ब्लैक फंगस। हम मौजूद हैं पटना एम्स में और इसके नोडल पदाधिकारी प्रशांत कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह का ये बीमारी है और कितना अभी एम्स को जद्दोजहद करना पड़ रहा है? जी, ये बीमारी वैसे तो म्यूकरमाइकोसिस बहुत पुरानी है, लेकिन कोविड के मरीजों में इसका एक बार फिर से पुनर्जन्म देखा गया है। बहुत ही ये ऐसी बीमारी है जो हवा में भी है और हमारे बीच में भी है, लेकिन जनरली हमारा शरीर इतना मजबूत होता है कि ये हमारा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन कोविड के मरीज़ जिनकी ऑलरेडी भीतर की इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है, उसमें ये बीमारी एक बार दोबारा उभर कर बाहर आई है। और आज के समय में डेली हमारे पास लगभग OPD में 15 से 20 मरीज़ ऐसे आ रहे हैं जो कि कोविड के मरीज़ रहे हों और उसको इस बीमारी ने अपनी जकड़ में ले रखा है। नॉर्मली ये बीमारी जो है नाक के रास्ते घुसती है, क्योंकि हवा में सांस लेते वक्त ये भीतर जाती है और सबसे पहले नाक के आसपास के एरिया को इन्वॉल्व करती है। उसके बाद ये भीतर ये फंगस ग्रो करके आँख में चला जाता है और उसके अगले स्टेज में ये दिमाग में भी जा सकता है। तो जब तक आँख और नाक तक रहता है तब तक इस फंगस को ऑपरेशन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन एक बार ये ब्रेन में चला जाता है तो उसके बाद इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है।
इस बीमारी में यूज होने वाली दवा भी एम्फोटेरिसिन बी, वो ड्रग ऑफ चॉइस है। वो एक लिमिटेशन बहुत बड़ा आज के समय में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो दवाई ऐसी है जो बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, लेकिन एक साथ जब इतने ज़्यादा मरीज़ हमारे बीच में आए तो वो एक रेट लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम सामने आया। किस तरह से लोगों को बचना चाहिए इस बीमारी से? ये बीमारी ऐसी है जिससे नॉर्मल आदमी को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आदमी में नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि ये हवा में है, हमारे पास भी है, अभी भी है, लेकिन वो हमें अफेक्ट नहीं करता है। जिसकी इम्यूनिटी ख़राब होती है उसी को करता है। तो इसलिए खाने पीने का ध्यान देना चाहिए। साथ में जो कोविड के मरीज़ हैं वो इससे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, उनको खास तौर पे बच के रहना चाहिए। उन्हें मास्क पहनना चाहिए। मास्क लंबे समय तक एक ही मास्क रोज़ नहीं पहनना चाहिए। उस मास्क को धो करके आप 5 मास्क रखें और 5वें दिन उसको चेंज करके पहनें, तो नॉर्मल मास्क भी इससे आपको बचा सकता है। साथ में अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखना है, खास करके उस समय जब पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा हो, उस समय इन बातों का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। तो स्टेरॉइड लेते समय खास ख्याल रखना है डॉक्टर प्रशांत सिंह के अनुसार, और साथ ही नॉर्मल मास्क भी इससे बचा सकता है, लेकिन एहतियात आपको बरतना होगा। न्यूज़ 18 भी गुजारिश करता है कि आप अपना एहतियात बरतें, और ख़ास करके जब कोविड हो तो उस दौरान हमेशा डॉक्टरों के संपर्क में ज़रूर रहें, और ख़ास करके ब्लैक फंगस के थोड़े से भी आसार नज़र आए तो ऐसे में डॉक्टर को संपर्क जरूर करें। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा। बिहार के पूर्व आरजेडी सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की मौत के बाद भी सुर्खियों में हैं। दिल्ली में उनकी कब्र को पक्का किया जा रहा था। बीते महीने दिल्ली के अस्पताल में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना के कारण मौत हो गई थी। पुरानी दिल्ली के दिल्ली गेट इलाके में स्थित कब्रिस्तान में शहाबुद्दीन की कब्र पक्की करने पर रोक लगा दी गई है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद ने। बिहार के बाहुबली नेता रहे और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का इंतकाल दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में हुआ था, और ये मई महीने में कोविड की वजह से उनका इंतकाल हुआ था। इंतकाल के बाद उन्हें ITO स्थित एक कब्रिस्तान में यहाँ पर उनको दफनाया गया था, और ठीक मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये इसी कब्रिस्तान में उनको दफनाया गया था। और इस कब्रिस्तान में जिस जगह पर उनको दफनाया गया था वहाँ पर एक इमारत जैसी बनाने की कोशिश की जा रही थी, और ये देखिए यहाँ पर पक्का एक जो कहा जा सकता है सीमेंट से यहाँ पे काम किया जा रहा था, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इजाज़त उसकी नहीं दी गई। और कब्रिस्तान के जो यहाँ पे संचालक हैं, जो यहाँ पे कमेटी के प्रमुख हैं, उन्होंने इस तरह से पक्का एक इमारत जैसा खड़ा करने का इजाज़त नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर कब्रिस्तान के नियम की अगर माने तो यहाँ पर पक्का इस तरह से करने का इजाज़त किसी को नहीं दिया जाता है। और जो भी लोग होते हैं उन्हें इस कब्रिस्तान में एक दफनाने के बाद उसको इस तरह की इजाज़त नहीं दी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शहाबुद्दीन को दफनाने के बाद जिस तरह से उनके नाम का पत्थर लगाया गया और जिस तरह से यहाँ पेड़ पौधे लगाए गए, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि शहाबुद्दीन जिस तरह से बाकायदा पहले भी चर्चा में होते थे, जब वो बिहार में सांसद होते थे उस वक्त में भी चर्चा के केंद्र होते थे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद भी अब वो चर्चा के केंद्र में बने हैं। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ये कब्रिस्तान के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो उन्होंने इस तरह के फैसला लिया है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। बिहार में भी इस पर जोर शोर से काम चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने भी इस मौके पर पौधारोपण कर लोगों को संदेश दिया। पर्यावरण दिवस पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 2021 में 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसे 9 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। दरअसल बिहार सरकार ने झारखंड के अलग होने के बाद 9% हरित आवरण को 15% तक बढ़ा दिया है। इसे 17% बढ़ाने का अब लक्ष्य रखा गया है। और सीएम नीतीश कुमार के बाद उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी पौधा लगाने का अभियान शुरू किया। वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने भी लोगों से पौधा लगाने की अपील की है।
बचे थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए बिल्कुल 17% का टारगेट है और 5 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट है। हम समझते हैं अगर 5 करोड़ पेड़ इस साल बिहार में लग जाता है तो निश्चित रूप से पर्यावरण हमारा बेहतर हो जाएगा। यहाँ का जो भी पॉल्यूटेड फैक्ट्री है उसको भी हम लोग हर फैक्ट्री को लेटर लिखे कि कोई भी पॉल्यूटेड वो वाटर हमारे नदियों में ना आए, एयर में ना आए। तो हर तरह का जो काम हो सकता है पर्यावरण को सही करने का, दुरुस्त करने का, वो हम लोग कर रहे हैं। जो भी हमारा वेटलैंड है, आर्द्र क्षेत्र है जो सूखते जा रहा है, हम लोग उसको भी सही करने का, जगाने का काम कर रहे हैं, वो जगा हुआ रहे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने भी पौधारोपण किया। उन्होंने विधानसभा के प्रांगण में 4 पौधे लगाए जिसमें नीम, पीपल और आंवला शामिल हैं। उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि पेड़ पौधे ही हमारी जिंदगी हैं और हमें इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। औषधि युक्त पौधा आज आयुर्वेद हमारा जिंदगी का बचाने का सबसे बड़ा माध्यम और मार्ग बना, तो आज इसको अपनाना है। पर्यावरण में पेड़ पौधा सबसे बड़ा उपहार प्रकृति का है और हम अपने पेड़ पौधों के माध्यम से अपने आने वाला भावी संतान को सुखी रख सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। और सबसे ज्यादा सावधान और सतर्क होने की जरूरत है कि जो लोग बच गए हैं इस कोरोना महामारी में, वो ईश्वर के गिफ्ट, आयु दिया हुआ गिफ्ट का सदुपयोग करें पर्यावरण बचाने में, ताकि ऐसी भयावह स्थिति पुनः उत्पन्न नहीं हो और हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, मानव जाति सुरक्षित रहे। यही हम कहना चाहेंगे, लोग से आग्रह करना चाहेंगे। पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेवारी है। और पर्यावरण दिवस पर आज हम आपको पटना के राहुल पाल नामक एक युवक से मिलाते हैं जो सॉफ्टवेयर की नौकरी छोड़कर नर्सरी के बिजनेस में बेहतर काम कर रहे हैं। उनकी नर्सरी के पौधे की डिमांड बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में भी है। राहुल पाल से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर आपको हम एक शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जिन्होंने अपने जमे जमाए करियर को छोड़कर, जी हाँ वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, चाहते तो बहुत पैसा कमाते, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़कर पर्यावरण के प्रति अपने लगाव को दर्शाया और आज वो एक नर्सरी खोलकर छोटे छोटे पेड़ पौधे को न सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि पेड़ पौधे लगाइए, बल्कि नर्सरी खोलकर यहाँ के पौधे देश के दूसरे हिस्सों में भी भेज रहे हैं। और इस वक्त उनके नर्सरी से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पौधा लेकर जा रहे हैं और ये क्रम लगातार चलता रहता है सुबह से जैसे ही नर्सरी खुलती है। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम राहुल पाल हुआ सर। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब छोड़कर इसमें कैसे आ गए? सर सेटिस्फैक्शन जो था, सेटिस्फाइड नहीं थे उस जॉब से और मन भी नहीं लग रहा था, वो सैलरी जो मिल रहा था मैं। और ये बिजनेस मेरे फादर का है और काफ़ी मतलब पापा अपने अनुसार बिजनेस को डेवलप करके चला रहे थे। और जब इस बिजनेस में जो छोड़ने के बाद थोड़ा दिन नर्वस और थोड़ा डिस्टर्ब रहे, फिर उसके बाद इस बिजनेस में समय देना शुरू किया और हर पौधे के बारे में नॉलेज थोड़ा गेन करना शुरू किया। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स अब मिलने लगा और इम्पोर्टेंस थोड़ा समझ में आने लगा इस बिजनेस और अच्छे अपने नॉलेज अनुसार इस बिजनेस को काफ़ी अच्छा। तो पर्यावरण के प्रति शुरू से ही आपका लगाव था कि आपने पिताजी को देखा उसके बाद फिर रुचि जगी? नहीं सर, बिजनेस ये पर्यावरण और गार्डनिंग का शौक तो सर शुरू से हमारे घर में भी। आपको एक बहुत अच्छा मेरे खुद गार्डन बनाए हुए हैं सर, मेरे घर में ये गार्डन है। तो अब यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि बहुत सारा पैकिंग हो रहा है। देखिए इस वक्त हम आपको पैकिंग दिखा रहे हैं और इसमें तरह तरह के पौधे भी पैक किए हुए हैं। ये किस चीज का पैकिंग है? ये है इसमें प्लांट तो अंदर है सर इसमें। अच्छा, और ये कहाँ के जा रहा है? ये तो जा रहा है बारी राजस्थान जा रहा है ये सर। अच्छा, यहाँ से राजस्थान मतलब ये 28 स्टेट में कहीं भी सप्लाई हो रहा है। ये 370 हटने के बाद सर ये जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा मतलब लोगों का डिमांड आ रहा है। सबसे ज्यादा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है सर जिसमें ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड और पोल्यूशन ज्यादा है, महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र, दिल्ली, साउथ तेलंगाना, हैदराबाद, जब सबसे ज्यादा उस सब साइड से साउथ से सबसे ज्यादा ऑर्डर। देश के तमाम राज्यों से आपके पास ऑर्डर आ रहा है? जी बढ़िया। और पहले ऑफलाइन बेचते थे, फिर कुछ अचानक मेरे माइंड में ऐसा जो ऑफलाइन बेच रहा है क्यों ना हम ऑनलाइन बेच के सारे इंडिया को प्रेजेंट करें और सारा माल प्रोडक्ट को डिलीवर करके। तो अगर ऑनलाइन किसी को खरीदना होगा तो क्या है आपका साइट? सर वाटिका लाइव। आप ये कोरोना के बाद लोगों को समझ में आने लगा कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे का मतलब क्या होता है, और जाहिर सी बात है यही सब वजह रही है
जब ये युवक जमे जमाए करियर को छोड़कर पर्यावरण के प्रति अपने लगाव को इस तरीके से दर्शा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। दरभंगा एयरपोर्ट से 5 जुलाई से इंडिगो की सेवा भी शुरू होने जा रही है। 5 जुलाई से दरभंगा से हैदराबाद और कोलकाता के लिए सेवा शुरू होगी, जिसके लिए टिकट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार में भी तेजी आएगी। फिलहाल एयरपोर्ट पर कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, लेकिन नगर विधायक संजय सरावगी का मानना है कि इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। दरभंगा एयरपोर्ट से फिर एक बड़ी और अच्छी खबर आ रही है कि 5 जुलाई से यहाँ इंडिगो भी जो है विमान उड़ान भरेगा। अभी स्पाइस जेट एक कंपनी है जो स्पाइस जेट यहाँ सेवा दे रही है और उस स्पाइस जेट से ही यहाँ रिकॉर्ड जो है कीर्तिमान यात्रियों ने स्थापित कर दिया। कोरोना काल में भी जो है लोगों ने यहाँ से यात्रा किया और नंबर 1 इस एयरपोर्ट को बना दिया, जिसके बाद से ही उससे कोरोना काल से पहले से ही कंपनियाँ यहाँ आने के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ देरी हुई। लेकिन 5 जुलाई से ये तय हो गया कि अब जो है यहाँ से विमान उड़ेगा इंडिगो का और उसको लेके जो है बुकिंग भी चालू हो गया है। हमारे साथ नगर विधायक हैं, आए हुए थे यहाँ यात्रियों को छोड़ने के लिए मिल गए। उनसे हम विस्तृत जानकारी लेते हैं कि क्या है सर 5 तारीख से। नहीं, 5 जुलाई से देश की सभी सुप्रसिद्ध विमानन कंपनियां दरभंगा से उनको परमिशन मिले, इसके लिए प्रयासरत हैं। तो अब 5 जुलाई से इंडिगो की भी सेवा दरभंगा एयरपोर्ट से चालू हो रही है। दरभंगा हैदराबाद और दरभंगा कलकत्ता, वो और भी जगह से प्रयासरत हैं दरभंगा से मिले, लेकिन अभी उनको जो है यही 2 मिली है, तो बुकिंग भी चालू हो गई है। तो ये दरभंगा एयरपोर्ट और यहाँ के यात्रियों के लिए बहुत बड़ी बात है। पहले स्पाइस जेट केवल था, अब इंडिगो भी आएगा, आगे और भी आएगा। तो एक तो रेट कम हो जाएंगे क्योंकि तुरंत यहाँ फुल हो जा रहा है, तो एक रेट कम हो जाने से जो है, और जब कंपटीशन होगा तो रेट कम होगा, रेट कम होगा तो अंततः लाभ तो यात्रियों को मिलेगा, सेवाएं अच्छी होगी, आपस में जब प्रतियोगिता होगी तो सुविधाएं बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से जो है इंडिगो जो है 5 जुलाई से यहाँ सेवा प्रारंभ कर रहा है, तो इसके लिए जो है बहुत बड़ी बात है। और यह मिथिला का एकमात्र एयरपोर्ट है, मिथिला के लोग जाएगी और मिथिला का विकास होगा। तो निश्चित रूप से इसके लिए मैंने पत्र लिखा है। और थोड़ा भी लो विजिबिलिटी होता है तो यहाँ जो है विमान सेवा बंद हो जाती है, तो उसके लिए भी वो संयंत्र लगाने के लिए जो है मैंने पत्र लिखा है। तो सबका ध्यान इस एयरपोर्ट पर है और इस माह सब कुछ अगर सामान्य रहा तो नागर विमानन मंत्री जी खुद दरभंगा आने वाले हैं। यहाँ 76 एकड़ जमीन अधिग्रहण हो रहा है, टर्मिनल बड़ा होगा, हवाई पट्टी का विस्तारीकरण होना है और भी सुविधा, क्योंकि यहाँ इतने पैसेंजर रहे हैं कि पूरे देश के विमानन कंपनियों का ध्यान यहाँ से कि उनको यहाँ से परमिशन मिले और यहाँ से वो सेवाएँ दें। तो विधायक जी ने भी माना है कि सुविधाओं की कमी है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। बात गोपालगंज की करते हैं। गोपालगंज में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दूल्हा भी ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। हर्ष फायरिंग का ये मामला यादवपुर थाना क्षेत्र के बाबू विशनपुर गांव की है, जहां बारात में ऑर्केस्ट्रा के दौरान जब लोगों ने हर्ष फायरिंग शुरू की तो दूल्हे ने भी हाथ आजमा लिया और साथियों के हाथ से बंदूक लेकर फायरिंग करने लगा। पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि दूल्हे का पिता होमगार्ड का जवान है, फिर भी कायदे कानून को छलनी कर रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हर्ष फायरिंग किया जा रहा है। गोपालगंज की यह घटना है जहां पर लोग हाथों में बंदूक लिए बैठे हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। और जब दूल्हे ने देखा तो दूल्हे से रहा नहीं गया, दूल्हे ने भी हाथ में बंदूक ली और हाथ आजमा लिया। दूल्हा भी इस हर्ष फायरिंग का हिस्सा बनता हुआ दिखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूल्हे के पिता खुद होमगार्ड के जवान हैं। ऐसे में उनको कानून की बेहतर जानकारी होनी चाहिए। यहां पर मौजूद लोगों को मना करना चाहिए कि यह कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती रही। और वो करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, दरभंगा से बड़ी खबर है जहां पर 3 युवकों की मौत हो गई है। डूबने से इन 3 युवकों की मौत हुई है। एक ही परिवार के ये तीनों युवक थे। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तालाब में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। बहेड़ी प्रखंड के समदपुरा की यह घटना है। तो दरभंगा से बड़ी खबर, जहां पर तालाब में नहाने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर 3 युवकों की मौत हो गई है। डूबने से इनकी मौत हुई है।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत को कोविड प्रभावित जिलों में भेजा जा रहा है। वो गाड़ियां जा रही हैं वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।